हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिजीत। स्वागत है हमारा चैनल साईफाई में। इस चैनल में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे कंसेप्ट मिलेंगे, तो बने रहिए हमारा चैनल साईफाई के साथ। दोस्तों, आज का जो पूरा लेक्चर होगा वो सॉल्वेंट के ऊपर रहेगा। सॉल्वेंट किसको बोलते हैं और सॉल्वेंट का नेचर जो होता है और न्यूक्लियोफिलिसिटी, बेसिसिटी वो सॉल्वेंट में कैसे वेरी होता है वो देखते हैं। ठीक है, तो सॉल्वेंट हम इसीलिए पढ़ेंगे। सॉल्वेंट सॉल्वेंट हम इसीलिए पढ़ेंगे क्योंकि ये कोई भी रिएक्शन का मीडियम होता है। सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट इज ए मीडियम फॉर द रिएक्शन। तो सॉल्वेंट क्या करता है? सर्व्स एज ए मीडियम फॉर एनी रिएक्शंस। कोई भी रिएक्शन का मीडियम जो है वो सॉल्वेंट। ठीक है, तो हम इसके बाद क्या SN1 SN2 इॉन एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सब सारे पढ़ेंगे, तो उसमें सॉल्वेंट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो सॉल्वेंट के बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो सॉल्वेंट सर्व्स एज ए मीडियम फॉर एनी रिएक्शन। तो इसमें सॉल्वेंट का दो मेन पर्पस होता है, टू मेन पर्पस। एक होता है नॉन पार्टिसिपेटरी और दूसरा होता है पार्टिसिपेटरी। ठीक है, तो नॉन पार्टिसिपेटरी मतलब ये होता है कि वो अपने रिएक्शन में पार्ट नहीं कर मतलब रिएक्शन में कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा, मतलब वो रोल प्ले नहीं करेगा, मतलब ये रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और पार्टिसिपेटरी मतलब ये रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करेगा। जैसे कि इसमें ये क्या करेगा? ये खाली क्या करेगा? डिजॉल्व्स पोलर डिजॉल्व द रिएक्टेंट्स। तो ये खाली रिएक्टेंट्स को डिजॉल्व करेगा और कुछ नहीं करेगा। और पार्टिसिपेटरी मतलब एक खुद पार्ट लेगा रिएक्शंस में। जैसे कि ये क्या करेगा? सोर्स ऑफ एसिड, मतलब ये एसिड दे देगा, बेस भी दे सकता है और न्यूक्लियोफाइल्स भी दे सकता है। मतलब हमें क्या होगा? सॉल्वेंट से ही एसिड, बेस और न्यूक्लियोफाइल मिल सकता है। तो मतलब रिएक्शंस में ये पार्टिसिपेट कर रहा है। और इसमें क्या करेगा? ये रिएक्टेंट को खाली डिजॉल्व करेगा। ठीक है, तो दो पर्पस होता है, एक नॉन पार्टिसिपेटरी, एक पार्टिसिपेटरी। तो इसके बाद देखते हैं सॉल्वेंट का टाइप। सॉल्वेंट सॉल्वेंट का टाइप में सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो पोलर सॉल्वेंट क्या होता है और नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होता है, उसका डेफिनेशन देखते हैं और वो कैसे काम करता है वो देखते हैं। ठीक है, तो पोलर सॉल्वेंट वो होता है जिसके पास लार्ज डाइपोल मोमेंट होगा। लार्ज डाइपोल मोमेंट, जिसके पास लार्ज डाइपोल मोमेंट होगा वो पोलर होगा। ठीक है, डाइपोल मोमेंट हम जानते हैं कैसे होता है। जैसे कि कोई चार्ज है नेगेटिव और कोई पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो क्या होता है? ये इसको अट्रैक्ट करता है। डाइपोल मतलब दो पोल, टू पोल्स। तो एक नेगेटिव पोल्स एंड पॉजिटिव पोल्स, दो मिलके डाइपोल बनाते हैं। तो डाइपोल का डायरेक्शन होता है ऐसे। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये डाइपोल होता है, डाइपोल मोमेंट। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों का चार्ज अपोजिट चार्ज के वजह से ये डाइपोल मोमेंट आता है। ठीक है, तो इसका डाइपोल मोमेंट ऐसा है इधर। ठीक है, दूसरा देखते हैं। इट contains bond between atoms with high electronegative difference। मतलब कोई भी दो एटम जो बॉन्ड बना रहा है उसके बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा वो बहुत ज़्यादा होगा इसमें। जैसे OH, वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इसको डेल्टा पॉजिटिव आएगा, और ये
ओ के पास ओ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा। तो इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए पोलर सॉल्वेंट के लिए, ठीक है। जैसे एन और एच हो जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव, ठीक है। और क्या होता है इसमें, पार्शियल चार्ज आ जाता है। इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। तो पार्शियल चार्ज, ठीक है। तो पोलर सॉल्वेंट होने के लिए लार्ज डाइपोल मोमेंट होना है, और दो दो जो बॉन्ड बना रहा है वो दोनों एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए, और इसके वजह से वो पार्शियल चार्ज आएगा, ठीक है। तो अभी इस पर देखते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट देखते हैं, इसमें क्या होता है, जो बॉन्ड बनता है हमारा, बॉन्ड बिटवीन एटम्स विथ सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा वो क्या होगा, सिमिलर होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो दो जो एटम्स होगा उसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा वो कम होगा, ठीक है। तो H और C, इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रहेगा वो ज़्यादा नहीं होगा। जैसे कि पोलर में क्या था, O और H था, इनमें डेल्टा पॉजिटिव और इसमें डेल्टा नेगेटिव आया था, तो इनमें ऐसा नहीं होगा, हाँ, ठीक है। तो सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए दोनों। तो कोई भी हाइड्रोकार्बन्स उठाओ, हाइड्रोकार्बन्स, तो उसमें क्या होता है, CH बॉन्ड्स रहता है, तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत कम होता है, तो ये नॉन पोलर रहता है, ठीक है। तो हेयर एब्सेंस ऑफ पार्शियल चार्जेस, मतलब कोई चार्जेस नहीं आएगा, तो क्या होगा, डाइपोल मोमेंट भी नहीं रहेगा, डाइपोल मोमेंट एब्सेंट, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं पोलर का दो दो अलग डिवीज़न भी है। तो पोलर में क्या होता है, पोलर प्रोटिक होता है, पोलर प्रोटिक, और होता है पोलर एप्रोटिक, ठीक है। तो हमारे पास फाइनली 3 टाइप के सॉल्वेंट होंगे, एक पोलर प्रोटिक होगा, एक पोलर एप्रोटिक होगा, और एक होगा जो नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। तो हमने पोलर सॉल्वेंट के बारे में पढ़ लिया, नॉन पोलर के बारे में पढ़ लिया, और उसके बाद ये दोनों पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक ये कैसे हो। तो चलिए पोलर प्रोटिक से शुरू करते हैं। पोलर प्रोटिक में क्या होता है, पोलर प्रोटिक इसमें क्या होता है, ये कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। तो पोलर प्रोटिक ये भी सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का टाइप्स है, पोलर सॉल्वेंट का टाइप्स। तो इसमें क्या होता है, इसमें मैंडेटरी जो चीज़ है, इट हैज़ हाइड्रोजन एटम अटैच टू इट्स स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो हाइड्रोजन एटम जो होगा इसमें, पहली बात तो इसमें हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। पोलर प्रोटिक में हाइड्रोजन हाइड्रोजन होना चाहिए, होना है, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन रहना है, ठीक है। तो हाइड्रोजन रहना है, तो हाइड्रोजन के साथ क्या होगा, हाइड्रोजन जो बॉन्ड रहेगा, हाइड्रोजन का जो बॉन्ड वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से होना है, ठीक है। तो हाइड्रोजन अटैच टू स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। जैसे कि N के साथ H रहेगा, O के साथ H रहेगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, N और H, ठीक है। इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा, ठीक है, पोलर प्रोटिक में ये। तो पहचान सकते हैं आप कि कोई भी पोलर प्रोटिक है कि पोलर प्रोटिक है या पोलर एप्रोटिक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड से ही पता चलेगा, ठीक है। और क्या है, पोलर प्रोटिक क्या करता है, इट सॉल्वेट बोथ
कैटायंस एंड एनायंस। अभी यहाँ पे एक टर्म है सॉल्वेट, इसका मतलब क्या? ये सॉल्वेट कैटायन को और एनायन को दोनों को सॉल्वेट करता है। तो इसका मतलब ये है, जैसे कि कोई कैटायन रहेगा, जैसे एनायन रहेगा F- और कोई कैटायन रहेगा H+, ठीक है। तो हम कोई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे H2O में डालते हैं, H2O ऐसे होता है, तो इसके पास लोन पेयर्स रहता है, ठीक है। तो F- क्या होगा? F- जो होगा, इसका जो H होगा इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो इधर भी कोई हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल होगा, इसके साथ भी बनाएगा, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो ये क्या कर रहा है, ये जो सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट इसको सॉल्वेट कर रहा है, ठीक है। अभी H+ कैसे सॉल्वेट होगा? देखिए, इसके पास लोन पेयर्स है O के पास, तो ये ऐसे होगा, इसको लोन पेयर्स देगा H के साथ, तो ऐसा ऐसे होता है, ठीक है, सॉल्वेट। तो ये दोनों कैटायंस को भी सॉल्वेट करता है, एनायंस को भी सॉल्वेट करता है। इसका मतलब है कि ये कैटायन के चारों तरफ घिर जाता है और एनायंस के भी चारों तरफ घिर जाता है। यहाँ पे हम और एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के बारे में, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन देमसेल्व्स, ये अपने आप में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। जैसे OH रहेगा ना, OH रहेगा तो दूसरे OH के साथ H2O के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। देखिए, इसका O के साथ इसका इसका H के साथ इसका ऑक्सीजन का बना लिया, ठीक है। तो दे मेक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन देमसेल्व्स, ठीक है। इतना हमें पता होना चाहिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के बारे में। और भी आते हैं, और भी कोई, तो कोई भी एग्जांपल जैसे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का हो जाएगा आपका वाटर, अमोनिया और अल्कोहल। ये सब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का एग्जांपल है। तो अभी एक चीज़ देखते हैं जो थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक से मिलता जुलता है। जैसे कि हम कोई रिएक्टेंट इन ए सॉल्वेंट, कोई भी सॉल्वेंट को रिएक्टेंट में डालते हैं तो क्या होता है? देखिए, कोई भी सॉल्वेंट रिएक्टेंट को सॉल्वेंट में डाल दिया, जैसे कि रिएक्टेंट के अंदर उसका एटम होगा, उसमें चार्ज होगा, तो कोई भी दो चार्ज हम ले लिए, जैसे Q1 चार्ज और Q2 चार्ज, हाँ। तो यहाँ पे हमारा पूरा सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के अंदर Q1 Q2 है, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक से क्या जानते हैं कि फोर्स जो होगा वो क्या होगा, KQ1 Q2/r²। और साथ में यहाँ पे एक चीज़ आएगा टर्म जो होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो हम देखते हैं कोई भी, जैसे कि सॉल्वेंट नहीं रहा तो क्या होता है, इसमें फोर्स लगता है, वो फोर्स क्या होता है, KQ1 Q2/r, वहाँ पे D नहीं रहता। यहाँ पे भी सेम लगता है, सेम है। तो हम सॉल्वेंट डाल देते हैं तब क्या होता है, ये D आ जाता है। क्यों आता है? देखिए, सॉल्वेंट में चार्जेस रहता है, सॉल्वेंट में उसका आयंस रहता है, तो वो क्या करता है, जैसे कि नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था पहले इसके चारों तरफ, तो अभी क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ये पॉजिटिव, इसको हम पॉजिटिव मान रहे हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज ऑफ द सॉल्वेंट, नेगेटिव आयंस ऑफ द सॉल्वेंट को खींचता है, ठीक है। यहाँ पे भी ये अगर कोई पॉजिटिव चार्ज हुआ तो ये भी क्या करेगा, इसका नेगेटिव को खींचेगा, तो यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगा नेगेटिव चार्ज का इस साइड के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ पे चार्ज हो गया, यहाँ पे मेरा Q है, तो ये क्या करता है, इसको खींचता है, पुल, F इंड्यूस, इसको इंड्यूस बोलते हैं, ठीक है। तो फाइनली जो होता है, हमारा जो फोर्स होता है वो रिड्यूस हो जाता है, F नेट जो होता है वो क्या होता है, F - F इंड्यूस, ठीक है।
तो कोई भी सॉल्वेंट में हम डाल दिए तो एफ नेट जो होता है वो एफ से कम हो जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जैसे कि हमारे इसको हम रिलेट कैसे करेंगे, जैसे हमारा रिएक्टेंट है आर और साथ में कोई लिविंग ग्रुप। ठीक है, ये लिविंग ग्रुप, तो क्या होता है, इसको सॉल्वेंट में डाल दिए। तो सॉल्वेंट में डाल दिए तो क्या करेगा, यहाँ पे भी ऐसे ही होता है। इसका जो मान लीजिए इसके पास Q1 और इसके पास L के पास Q2, तो ऐसे ही होता है कि इसके बीच में जो हो ऐसे हो जाता है नेगेटिव चार्ज नेगेटिव। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है ना, वो बॉन्ड वीक हो जाता है, बॉन्ड बिकम्स वीक। क्यों वीक होता है, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स है तो हमारा बॉन्ड वीक हो जाता है। तो बॉन्ड वीक हो जाएगा तो क्या होगा, बॉन्ड वीक हो जाएगा तो ये इसको खींच के रखने में थोड़ा वीक हो जाएगा। इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन था वो भी कम हो जाएगा। अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो ये दोनों, ये जो ये है ये आसानी से टूट जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, हमारे पास जो आर और लिविंग ग्रुप है उसको हमने अगर सॉल्वेंट में डाल दिया तो क्या होगा, पहले डेल्टा पॉजिटिव और इसमें एल में डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इसको आयन पेयर बोलते हैं, आयन पेयर, दोनों आयन में बन जाएगा। हाँ, अलग अलग में टूट जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, दोनों टूट गया। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज ले लिया अपना, ये नेगेटिव चार्ज। तो ये होगा सेपरेटेड आयन पेयर, ये सेपरेट हो चुका है अभी। उसके बाद तो इसमें क्या होगा, डायरेक्ट इसके बाद आर प्लस बन जाएगा कैटायन और एल माइनस बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे होता है कोई भी, जैसे रिएक्टेंट हुआ, ये रिएक्टेंट इसमें इसको सॉल्वेंट में डाल दिया, तो सॉल्वेंट में डाल दिया मतलब एफ जो है वो Q1 Q2 के बाई डी आर के ये होता है। तो ये जो एफ होता है वो अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन ये जो आर एंड एल। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो डी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर डी बढ़ गया तो एफ डिक्रीज हो जाएगा। तो डी बढ़ गया, एफ डिक्रीज हो जाएगा, तो इसका मतलब इजीली ये बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, तो हमें सॉल्वेंट का अगर डी पता चल गया तो हमें इसका पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा किस में ये जो कार्बोकेटायन है वो जल्दी बन रहा है। ठीक है, तो इसीलिए कुछ डेटा हमारे पास है, मेरे पास है दोस्तों, मेरे पास ये डेटा है कि ये सॉल्वेंट है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये है। ठीक है, एच का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 83 है, D2O का 80, H2O का 78 और ये दोनों का ये। तो इसको देख के हम बता सकते हैं जैसे कि F इक्वल्स टू के Q1 Q2/D/R²। ठीक है, तो D जिसका ज़्यादा है, जैसे कि D इसका सबसे ज़्यादा है, तो इसमें हम डालेंगे HCN में, हम कोई भी रिएक्शन में HCN यूज कर रहे हैं और H2O यूज कर रहे हैं, तो दोनों में क्या होगा, इसमें जो फोर्स होगा इसमें D ज़्यादा है तो F कम होगा, इसमें D कम है तो F ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब इसका जो फोर्स कम है, मतलब ये फोर्स क्या था, दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स था। हाँ, तो R और L के बीच में, तो इसमें क्या होगा, जल्दी से ये टूट जाएगा क्योंकि इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। और इसमें क्या होगा, इसमें H2O देंगे तो इसमें कम होगा। ठीक है, तो ये सब रिएक्शन में हमें पता होना चाहिए कि डी इसका ज़्यादा है, ये थोड़ा याद रह जाएगा तो हमें अच्छा ही होगा बाद में, क्योंकि हम रेट ऑफ रिएक्शन के समय हम ये आसानी से हमें ये पता चलेगा, तो ये पता रहेगा तो हमें अच्छा होगा। ठीक है, तो आर और एल, तो यहाँ पे इसका काम ये है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो सॉल्वेंट पोलैरिटी बढ़ती है, पोलैरिटी बढ़ती है। ठीक है, तो पोलर प्रोटिक हो गया, अभी पोलर एप्रोटिक। ठीक है, तो पोलर एप्रोटिक में क्या है, ये क्या करता है, नो
हाइड्रोजन H बॉन्ड मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, तो उसमें क्या था, पोलर प्रोटिक में जो हाइड्रोजन बॉन्ड था वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ था। इसमें नहीं रहेगा, कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ नहीं रहेगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम, DMSO जो होता है पोलर एप्रोटिक है, इसको बोलते हैं डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है ऐसे होता है, SOCH3CH3। तो इसमें जो है हाइड्रोजन है वो किसके साथ अटैच है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ अटैच नहीं है, तो ये पोलर एप्रोटिक है। ठीक है, तो ये जो होता है पोलर एप्रोटिक, ये सॉल्वेट कैटायंस ओनली, ये क्या करता है, सॉल्वेट कैटायंस को ही सॉल्वेट करता है। तो मतलब ये एनायन को छोड़ देता है। जैसे मेरे पास FH रहेगा, तो FH में क्या होगा, F माइनस H प्लस बनती है। ठीक है, तो जो इसमें अगर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है, वो इसको इफेक्ट नहीं करता है, इसको इफेक्ट करता है, इसको घेर लेता है। तो इसको सॉल्वेट कर देता है और कैटायंस एनायंस को नहीं करता है, एनायंस अनअफेक्टेड रह जाता है। तो क्या होता है इसमें, न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है, न्यूक्लियोफिलिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी होता है, चार्ज डेंसिटी। इसको हम अभी बताते हैं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी डायरेक्टली चार्ज डेंसिटी के बराबर क्यों हो रहा है। जैसे हमने ले लिया FH ClH PrH और IH, इसको हम उल्टा लिख दिया, ऐसे लिखा HF HCl HBr और HI। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, इसका एनायन बनता था FCl माइनस Br माइनस और I माइनस। ठीक है, तो एनायन बना। अभी इसको हमने पोलर एप्रोटिक में डाला तो क्या होगा, इसको अनएफेक्टेड छोड़ देगा, क्योंकि पोलर एप्रोटिक जो होता है वो क्या होता है, वो क्या करता है, कैटायंस को सॉल्वेट करता है, एनायंस को नहीं करता, तो इसको सॉल्वेट नहीं करेगा। तो इसको सॉल्वेट नहीं करेगा, इसका मतलब इसका जो चार्ज डेंसिटी है ये ज़्यादा है, तो ये चार्ज डेंसिटी के बराबर न्यूक्लियोफिलिसिटी हो जाएगा। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऐसे होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है, और हमने पहले देखे नहीं कि पोलर, अगर पोलर प्रोटिक होता, पोलर प्रोटिक ऐसे इधर बनाते हैं, पोलर प्रोटिक। तो यहाँ पे देखिए, जैसे पोलर प्रोटिक हुआ, पोलर प्रोटिक वो क्या करता है, सॉल्वेट एनायंस एंड कैटायंस बोथ। ठीक है, पोलर प्रोटिक। और पोलर एप्रोटिक वो क्या करता है, ओनली सॉल्वेट कैटायंस। तो इसमें अगर HF डाल दिया, HF डाला और इसमें अगर HF डाला, क्या होगा देखिए, H प्लस F माइनस, इसमें H प्लस F माइनस, तो इसमें क्या होगा, सॉल्वेट हो जाएगा ऐसे, चारों तरफ घिर जाएगा, बॉन्ड बना लेगा, और इसको भी, इसके साथ भी बॉन्ड बन जाएगा, तो ये सॉल्वेट हो गया। इसमें क्या होगा, क्योंकि इसमें एनायंस और कैटायंस दोनों ही सॉल्वेट हो रहा है, इसमें क्या होगा, ये अनएफेक्टेड रह जाएगा, इसको सॉल्वेट कोई नहीं करेगा, ये सॉल्वेट होगा खाली। ठीक है, तो हम न्यूक्लियोफिलिसिटी देखेंगे, इसमें देखेंगे तो F जो है ना, F का चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, तो F क्या होगा, ज़्यादा सॉल्वेट होगा, चार्ज डेंसिटी is directly proportional to सॉल्वेशन। ये पोलर प्रोटिक के लिए बता रहा हूँ। तो चार्ज डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्वेशन, ज़्यादा सॉल्वेट होगा तो F का साइज जो होगा सबसे ज़्यादा होगा, तो F का साइज सबसे ज़्यादा, फिर क्लोरीन का ज़्यादा होगा क्योंकि उसका चार्ज डेंसिटी उसके बाद आता है चार्ज डेंसिटी, फिर Br फिर I। तो ये हुआ साइज।
तो साइज ये हुआ, इसका मोबिलिटी हम देखेंगे। मोबिलिटी मतलब मूव करने का जो एबिलिटी, मोबिलिटी, तो वो क्या हो जाएगा, इसका कम होगा क्योंकि इसका साइज तो अभी बड़ा हो गया, सॉल्वेट होने के बाद इसका मोबिलिटी कम हो गया। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होगा वो भी ऐसे होगा, मोबिलिटी के प्रोपोर्शनल, ठीक है। क्योंकि ये अच्छा से अभी मूव कर सकता है आई, तो आई अच्छा ये दे सकता है अपना इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज दूसरे को शेयर कर सकता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे F माइनस Cl माइनस, इसको कोई अफेक्ट करने वाला है ही नहीं, ठीक है, I माइनस। तो क्या होगा, चार्ज डेंसिटी जिसके पास ज़्यादा होगा वो अच्छा से दे पाएगा दूसरे को, क्योंकि इसके पास अवेलेबल चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होगा ऐसे हो जाएगा, क्लोरीन का ज़्यादा, क्लोरीन का ज़्यादा, बियर का। और यहाँ पे जस्ट उल्टा होगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा आई का होगा, फिर होगा बियर का, फिर होगा क्लोरीन का, फिर होगा एफ का, ठीक है। तो हम प्रोटिक में देख लिए, एप्रोटिक में देख लिए। अभी देखते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में कैसे होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में देखिए, नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होता है, वो किसी को ही सॉल्वेट नहीं करता, हाँ, सॉल्वेट नोन्स, हाँ, नोन्स मतलब एनान और कैटायंस किसी को ही सॉल्वेट नहीं करता, ठीक है। तो हम नॉन पोलर सॉल्वेंट में HF लिए, HCl लिए, HBr लिए, HI लिए, तो इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी अगर देखेंगे F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और HI माइनस, तो इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे होगा। तो इसमें देखिए HF जो है, HF का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है। हम HI का, HF का साइज, अगर साइज मतलब बॉन्ड लेंथ, HF बॉन्ड लेंथ, और HCl का देखेंगे तो इससे थोड़ा बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, HBr का इससे थोड़ा ज़्यादा होगा, और HI का सबसे ज़्यादा होगा बॉन्ड लेंथ। क्यों होगा, क्योंकि I का साइज़ बड़ा है, इसका साइज़ थोड़ा छोटा है, इसका साइज़ और छोटा है, इसका साइज़ सबसे छोटा है, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ इसका साइज़ तो सेम है, ये सारा H है, तो बॉन्ड बनाते समय इसका ज़्यादा होगा बॉन्ड लेंथ, इसका कम होगा, इसका इससे कम होगा, इसका और कम होगा। तो जिसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है वो अच्छा से टूट जाएगा, ये अच्छा से टूट सकता है। तो HI जो है वो जल्दी से टूट जाएगा, जल्दी से टूट जाएगा तो I माइनस आयन जल्दी से अवेलेबल हो जाएगा, जल्दी से अवेलेबल होगा तो I माइनस पहले ही टूट, पहले हमारे पास होगा। तो I माइनस का जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होगा यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि वो हमारे पास पहले अवेलेबल होगा। फिर होगा Br, फिर होगा Cl, फिर होगा F, क्योंकि F सबसे लास्ट में टूटने वाला है, सबसे लास्ट में F टूटेगा। तो F माइनस जो होगा सबसे कम न्यूक्लियोफिलिसिटी होगा सब। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ among कैटायंस एंड एनायन, ठीक है। और भी लिख सकते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। देखिए HF का बेसिसिटी सबसे ज़्यादा है तो उसका कम है, ठीक है। चलिए दोस्तों, फाइनली एक बार देख लेते हैं सॉल्वेंट का पूरा जो डायग्राम है, देख लेते हैं एक बार। मैं यहाँ पे एक बनाया हूँ, देखिए सॉल्वेंट पहले पोलर देन नॉन पोलर, फिर पोलर दोनों में आता है। पोलर का दो टाइप्स है, पोलर प्रोटिक, पोलर एप्रोटिक, और यहाँ पे है नॉन पोलर, ठीक है। तो पोलर प्रोटिक क्या करता है, सॉल्वेट एनायंस एंड कैटायंस, और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कैटायंस। और यहाँ पे क्या करता है, सॉल्वेट नोआंस, किसी को भी ये सॉल्वेट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए न्यूक्लियोफिलिसिटी है जो डिग्री ऑफ सॉल्वेशन, जिसका ज़्यादा डिग्री ऑफ सॉल्वेशन होगा उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगा। जैसे कि F माइनस में हमने देखे थे, F माइनस में इसका डिग्री ऑफ सॉल्वेशन ज़्यादा इसलिए हो रहा था क्योंकि इसका चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा था, और चार्ज डेंसिटी ज़्यादा था तो ये ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्वेट हो रहा था, तो इसका साइज बढ़ गया था, सबसे ज़्यादा साइज हो गया था, इसका सबसे बड़ा साइज हो गया था F माइनस। आई माइनस सबसे छोटा हुआ था क्योंकि इसका चार्ज डेंसिटी कम था। तो सॉल्वेशन होने के बाद, सॉल्वेट होने के बाद जो साइज बना था उससे क्या हो रहा था, इसका मोबिलिटी कम हो रहा था। मोबिलिटी कम होने के बाद
कारण इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो रहा था। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इसका होगा क्योंकि इसका साइज कम होगा, मोबिलिटी सबसे ज़्यादा इसका हो रहा था I- का। तो पहले वाले का हो गया पोलर प्रोटिक का। फिर देखते हैं सेकंड वाले का, न्यूक्लियोफिलिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। तो क्या हुआ यहाँ पे, ये क्या कर रहा है, सॉल्वेट कैटायंस एनायंस को छोड़ दिया, एनायंस को ये सॉल्वेट नहीं कर रहा है। तो सॉल्वेट नहीं कर रहा है तो चार्ज डेंसिटी जिसका ज़्यादा होगा उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ पे देखिए पोलर एप्रोटिक, इसका सबसे एरो इधर है, मतलब इसका सबसे न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है। ठीक है, सबसे लास्ट में है पोलर नॉन पोलर। नॉन पोलर में क्या हो रहा था, न्यूक्लियोफिलिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ बिटवीन द कैटायंस एंड एनायंस। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा था, आई एच और आई में सबसे बॉन्ड लेंथ इसका एच आई में ज़्यादा हो रहा था, तो ये अच्छा से टूट जा रहा था। अच्छा से टूट जा रहा मतलब ये पहले अवेलेबल हो रहा था हमारे पास सॉल्वेट में, ये एच आई जो था आई आई पहले टूट रहा था, तो पहले अवेलेबल आ रहा था हमारे पास। तो सबसे पहले आई होगा, फिर बी आर होगा, फिर सी एल, फिर ए। तो ये हुआ हमारा सॉल्वेंट का पार्ट। ठीक है, तो इतना आप जान लीजिए। और एक चीज़ है जो आपको बताऊंगा मैं, और एक चीज़ दोस्त जो छूट गया था मैं अभी बता देता हूँ। सेम आयंस इन डिफरेंट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, हम अभी क्या देखे थे कि सेम सॉल्वेंट में डिफरेंट आयंस लिए थे, जैसे कि F माइनस, H माइन, I माइनस, Cl माइनस, Br माइनस। ये डिफरेंट आयन को हम सेम सॉल्वेंट में लिए थे। अभी सेम आयन को डिफरेंट सॉल्वेंट में लेते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट पे। तो इसमें क्या हुआ देखिए, I माइनस को लिया H2O में और I माइनस को लिया HCl में। तो मैं जो पहले आपको जो लिस्ट दिया था, जो टेबल दिया था, उसमें था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका 78 था और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका 106.8 था। ठीक है, सॉरी। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज होता है तो क्या होता है, फोर्स बिटवीन द आयंस जो आर और एल था, लिविंग ग्रुप और ये जो सबट्रेट था, सबट्रेट में जो आर एल था, इन दोनों के बीच में जो डी बढ़ेगा तो क्या होगा, एफ बिटवीन देम डिक्रीजेस। तो डिक्रीज इसलिए होता है कि सॉल्वेशन ज़्यादा हो रहा था वहाँ पे, हैं, इसमें सॉल्वेशन ज़्यादा हो रहा था। तो इसमें देखिए आई माइनस तो है H2O में और आई माइनस है HCl में। तो क्या होगा, जिसमें डी ज़्यादा होगा वहाँ पे सॉल्वेशन ज़्यादा होगा। इसमें डी ज़्यादा है तो यहाँ पे सॉल्वेशन ज़्यादा होगा, ये बड़ा हो जाएगा बहुत। बहुत सॉल्वेट होगा, ये कम सॉल्वेट होगा। ये इतना सॉल्वेट होगा। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा सॉल्वेट। तो इसका इसका जो साइज है इतना हो गया, इसका साइज इतना हो गया। तो मोबिलिटी देखेंगे, मोबिलिटी इसका ज़्यादा होगा। मोबिलिटी मोबिलिटी किसका ज़्यादा होगा, जिसका आई ऑन H2O, आई इन HCl, आई इन H2O, आई H2O में मोबिलिटी ज़्यादा होगा। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ऐसे होगा। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ आई इन H2O इज ग्रेटर दैन न्यूक्लियोफिलिसिटी इन HCl, न्यूक्लियोफिलिसिटी इन HCl। ओके, ठीक है, ये था, ये लास्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सॉल्वेट ख़त्म होता है। तो इसके बाद ये जो फंडा है, जो चीज़ मैं बताया सॉल्वेंट के बारे में, ये सब हम एक्सपेरिमेंट इसमें पढ़ेंगे, रिएक्शंस वगैरह में, SN1, SN2, एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्सटीट्यूशन, इस सब में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ख़त्म हो गया यहाँ पे। थैंक यू।